आइए आज हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो कह रहा है रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट रीडर्स एक्सपीरियंसेज वेटलेसनेस as they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meter. The speed of the car at the top of the hill is between. तो कह रहा है कि एक रोलर कोस्टर है हमारे पास, उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसका जो रीडर है वो वेटलेसनेस का अनुभव करता है, यानी भारहीनता का अनुभव करता है। तो कह रहा है अगर एस दे गो राउंड द टॉप ऑफ हिल, अगर वो राउंड करते करते किसी पहाड़ी की चोटी पे चला जाए और जो राउंड कर रहा है ये रीडर, तो उसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी घुमाव कितना है 20 मीटर। जो घुमाव है उसकी त्रिज्या कितनी है 20 मीटर है। तो कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल इज बिटवीन। तो कह रहा है कि पहाड़ी की चोटी पर उस कार का वेग कितना होगा, चाल कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो आप देखिए जैसे है, तो ये रोल करते 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 ये पहाड़ी पर मान लीजिए यहाँ पर आ गया। तो जब पहाड़ी पर आएगा यहाँ पर आ करके तो इसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा और जो ये mg को बैलेंस करेगा वो क्या होगा, अभिकेंद्र बल mv²/r होगा। और यही घूमते घूमते जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ mg नीचे काम करेगा, mv² यहाँ पर काम करेगा। तो कुल मिलाकर के घूमने के लिए जो भी अभिकेंद्र बल हमको मिलेगा वो mg से मिलेगा, इसके भार से। तो mg हो जाएगा mv²/r, तो v हो जाएगा √rg, यानी v त्रिज्या हमारी 20 मीटर है जो रोलर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है क्वेश्चन में, और गुरुत्वीय त्वरण 10 ले लिया गया है। तो आ गया √200। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.1 मीटर प्रति सेकंड। तो 14.1 का मतलब 14 और 15 मीटर प्रति सेकंड के बीच में इसका वेग रहेगा, क्योंकि अगर हम g को 9.8 रखेंगे तो कुछ परिवर्तन आएगा, तो इसलिए 14-15 के बीच में इसका वेग रहेगा। तो 56 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर में कह रहा है कि ये ट्यूब ऑफ लेंथ L इज फिल्ड कंप्लीटली विद ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास M एंड क्लोज्ड एट बोथ द एंड। कह रहा है एक L लंबाई की, कैपिटल लंबाई की कोई ट्यूब है यानी नली है, उसमें जो है एक ऐसा तरल पदार्थ भर दिया जाता है जिसका द्रव्यमान M है, और वो ऐसे भरा जाता है कि वो नली जो है दबती नहीं, इनकम्प्रेसिबल है। और क्या किया जाता है कि दोनों उसके सिरों को, जो छोर हैं जो खुले हुए हैं ट्यूब के, उनको बंद कर दिया जाता है। कह रहा है द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कह रहा है अब उस ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं कि क्षैतिज सतह पर, मतलब जैसे हमारा छत वाला पंखा घूमता है इस प्रकार से पृथ्वी के तल के क्षैतिज उसको घुमा देते हैं एक किनारे को, इट्स एंड मतलब एक किनारे से वेग उसको दे देते हैं ओमेगा। तो कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज। तो कह रहा है कि उस तरल पदार्थ के द्वारा जो नली में भरा गया है तो दूसरे किनारे पर कितना फोर्स लगाएगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिया गया है
तो इसको देख लेते हैं। तो फिर वही जो है, जो उसका द्रव्यमान है mg, वही हमको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए L लंबाई की ट्यूब है, तो ट्यूब का मध्य बिंदु कहाँ पर होगा? L/2 पर होगा। यानी अगर वृत्तीय पथ पर हम घुमाएंगे उस ट्यूब को L लंबाई की, बीच में सेंटर मान के, तो उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी होगी? L/2 हो जाएगी। अब कह रहा है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कह रहा है कि अगर जो है हम उसको वृत्तीय पथ पर घुमाएंगे तो जो बल लगेगा वो कहाँ से प्राप्त होगा? सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्र बल से, बाहर की ओर जो बल लगेगा उसकी वजह से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mv²/r लिखें या mr⍵², एक ही बात है। पीछे हम लोग इसको निकाल भी चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं। क्योंकि v=r⍵ होता है, तो mv²/r जब लिखते हैं तो v की जगह r⍵ लिखते हैं, तो यही आ जाता है mr⍵²। तो ये हो जाएगा m, r कितना है? L/2 है, और ये ⍵² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mL⍵²/2। तो यही हमारा जो है इतना फोर्स उस पर लगेगा जब हम इसको वृत्तीय पथ पर घुमाएंगे। 57 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देखिए वैसे ही है, बस आपको समझना ये है कि कैसे वो फोर्स लग रहा है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कार 500 kg टेक्स ए राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर प्रति आवर। द सेंट्रीपिटल फोर्स है। अभिकेंद्र बल पूछ रहा है, कार घूम रही है किसी वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 50 मीटर। अब कार का द्रव्यमान कितना है? 500 किलोग्राम, और उसका वेग कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर वही कुछ फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में फिर वही फार्मूला, F सेंट्रीपिटल इक्वल टू mv²/r, यानी अभिकेंद्र बल इक्वल टू mv²/r। अब v हमको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो 5/18 का गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो v के लिए 5/18 का गुणा कर दिया, क्योंकि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? m हमारा 500 है, v हमारा इतना है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। r कितना था? 50 मीटर। तो ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। 58 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, ए बॉल ऑफ मास 0.25 kg अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.96 मीटर इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। कह रहा है एक 0.25 ग्राम द्रव्यमान को अटैच करके, यानी जोड़ करके, कोई गुटका है या लकड़ी का या पत्थर है, उसको 1.96 मीटर लंबी डोरी से बांध करके क्षैतिज तल पर घुमा दिया जाता है, जैसा कि हमारा पंखा घूम रहा है छत पे। तो कह रहा है द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन। अब कह रहा है कि वो जो डोरी है वो टूट जाती है अगर उसमें 25 न्यूटन से ज़्यादा का तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द बॉल कैन बी मूव। तो कह रहा है कितनी अधिक से अधिक वेग से हम उसको घुमा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो टेंशन है यह अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित होगी। तो अभिकेंद्र बल बराबर टेंशन कर देंगे, बल बराबर mv²/r होता है, तो v हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया है, टेंशन को 25 जो दिया गया है न्यूटन, उसको mv²/r यानी अभिकेंद्र बल के बराबर कर दिया। अब v इक्वल टू हो जाएगा √25 और r हमारा दिया है 1.96 अपान m हमारा 0.25 किलोग्राम है, तो आ गया 14 मीटर प्रति सेकेंड। तो 59 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं।
कह रहा है व्हेन मिल्क इज चर्नड क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू, कह रहे हैं कि जब दूध को मथा जाता है तो उसकी क्रीम अलग क्यों हो जाती है, क्यों उसकी क्रीम एक तरफ हो जाती है। तो देखिए जब हम लोग मथानी से दूध को मथते हैं तो क्रीम एकदम बर्तन में किनारे किनारे लगती है। इसका मतलब बीच में अगर होती तो अभिकेंद्र बल के कारण बीच में आई, क्योंकि अभिकेंद्र बल का मतलब केंद्र की ओर जो बल लग रहा है तो केंद्र की ओर आना चाहिए। अब परिधि की ओर जा रही है क्रीम, इसका मतलब उस पर अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल जो केंद्र से दूर की ओर है। तो 60 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन मिल्क इज चर्नड क्रीम गेट सेपरेटेड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब दूध को मथा जाता है तो उसकी क्रीम अलग हो जाती है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन उसी तरह हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैकेनिक्स। अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अच्छी प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इनको देखते हैं और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है टू बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है तो कह रहा है 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान को के गुटकों को बांध दिया गया एक डोरी से। डोरी और इस पुली का द्रव्यमान नहीं है और पुली हमारी फ्रिक्शनलेस यानी भारहीन घर्षण रहित है, उसी से पास किया जाता है इन दोनों द्रव्यमानों। कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, कह रहा है गुरुत्वीय बल के कारण ये जब चलेंगे तो इनका त्वरण कितना होगा, ये कह रहा है। मतलब इनका त्वरण कितना है गुरुत्वीय त्वरण के टर्म में। तो इसको देखते हैं, पीछे कई बार कर भी चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए पुली से जैसे जो द्रव्यमान है उनको निकाल दिया, इसको m1 माना है, इसको m2 माना है। अब जैसे बात है m1 है तो इसका भार पृथ्वी के केंद्र बिंदु की ओर m1g लगेगा, इसका भार केंद्र बिंदु की तरफ पृथ्वी के m2g लगेगा। तनाव हमेशा पिंड से दूर की ओर लगता है तो इस पर तनाव T होगा, इस पर भी तनाव T होगा, क्योंकि डोरी एक ही है तो दोनों पिंडों पे तनाव एक ही होगा, इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए चूंकि m2 6 kg है तो जाहिर सी बात है कि भार ज़्यादा है तो इस पर आकर्षण बल पृथ्वी के ज़्यादा लगेगा, तो पूरा सिस्टम इस प्रकार से मूव करेगा। इसलिए जो त्वरण है हमारा इधर को ही होगा, तो इसलिए इस त्वरण का निशान ये ऊपर को जाएगा तो ये ऊपर की ओर रहेगा एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन का साइन नीचे की ओर रहेगा। अब देखिए इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग अपना जो है बना लेते हैं कि कैसे हम लोगों को ये लिखना है। तो देखिए एक बार बता देते हैं, बताए तो कई बार हैं, एकदम सिंपल जो आपको कभी न भूले। तो बस आप ये निशान लगाना सीख जाइए कि ए का निशान किधर होगा, तो जिधर ज़्यादा भार होगा उधर को ही ये सिस्टम चलेगा, तो ए का निशान उधर को ही। अब देखिए ए का निशान इधर को है, m2g का भी इधर को है, तो जो एक ही तरफ के निशान वाले हैं उनको जोड़ करके विपरीत निशान वाले के बराबर कर देना। तो ए और m2g का निशान एक ही तरफ है, तो m2g प्लस, अब ये a इधर को है, इसका मतलब ma इधर को लगेगा, क्योंकि ये भार है तो बल, तो a है तो m2g तो m2a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा t के, क्योंकि t का निशान हमारा ऊपर को है, ये दोनों निशान नीचे को है। बस इतना कर दीजिए। अब इसको m2a को इधर लाएंगे, m2g
M2G माइनस हो जाएगा, T इधर आएगा तो माइनस T इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस M2A। या इसको अगर इस माइनस को घटाना है तो इसमें माइनस का गुणा कर दीजिए, अगर ये माइनस हटाना है तो T माइनस M2G बराबर M2A हो जाएगा। तो देखिए अच्छा ठीक है, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इधर जब हम लाएंगे इसको तो यहाँ पर देखिए जो ये माइनस और माइनस का निशान आ जा रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक का दिशा ऊपर को है, एक की नीचे को है। तो हमें किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी हम इसको सही से लिख पाएंगे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग क्या करें कि जो ज़्यादा हो, ज़्यादा में से घटा करके यमे के बराबर कर देंगे। तो देखिए इधर को सिस्टम जा रहा है, इसका मतलब ये M2G T से ज़्यादा है, तो M2G में T घटा के इसको यमे के बराबर कर दें। अब यमे जो है ये यम जो है M2 के कारण है, तो M2A हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए M2G माइनस T बराबर M2A लिखा है। M2G ज़्यादा है T से, तो M2G में T को घटाया है, M2G माइनस T और बराबर कर दिया है MA के। इसी प्रकार इसमें देखिए सिस्टम ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब T ज़्यादा है M1G से, तो T माइनस M1G किया है बराबर M1A कर दिया है। इस प्रकार से हम लोग ये समीकरण बनाएंगे तो हमें कभी गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर गलती हो सकती है। तो अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, अब 1 और 2 को अगर हम बराबर कर देंगे तो A बराबर आ जाएगा, T से T कट जाएगा, तो आ जाएगा M2 माइनस M1G अपान M2 प्लस M1। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। M2 हमारा 6 किलोग्राम है, माइनस M1 हमारा 4 किलोग्राम है, G बटे M1 प्लस M2 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो आ गया 2/10 G बराबर आ गया G बटे 5। तो 61 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ मास M इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड एज ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एज शोन इन फिगर। कह रहा है एक गुटका यहाँ पर M द्रव्यमान का रखा गया है, जिसका ढलान है ABC, यानी थीटा कोण ये ढलान है, और जिसका ढलान कोण थीटा है, कह रहा है जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो कह रहा है द एज इज गिवन एज एक्सेलरेशन A टुवर्ड्स द राइट। कह रहा है जो किनारा है, किनारे पे आने के बाद ये पिंड ऐसे जाएगा इस प्रकार से दाहिनी तरफ। तो कह रहा है यदि इसका त्वरण A है, तो कह रहा है द रिलेशन बिटवीन A एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द एज इज वेज इज। तो कह रहा है कि ये जो त्रिकोण हमको बनाए हैं इसको वेज कह रहा है। तो कह रहा है कि ये कोण थीटा और ये जो त्वरण A है इसके बीच क्या संबंध है, जिससे कि ये बड़ा वाला ये जो त्रिकोण वाला एज है, वेज है, कह रहा है जिसको वेज कह रहा है वो रिमेन्स स्टेशनरी यानी स्थिर रहे। ऐसा ना हो कि ये पिंड आगे जाए तो ये पीछे की ओर भागे। तो कह रहा है कितना होना चाहिए कोण और A के बीच संबंध, तो ये हमको बताना है। तो देखिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बल लग रहे हैं सबको हम लोग एक एक करके बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय बल पृथ्वी जो अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो पृथ्वी का तल है तो इससे 90 डिग्री पर mg लगेगा, तो 90 डिग्री पर mg बना दिया गया। और ये जो तल है इस तल से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर
नॉर्मल रिएक्शन होगी जिसको प्रतिक्रिया कहते हैं, वो n ऊपर की ओर हो जाएगी। अब देखिए ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। जब ये कोण थीटा है तो दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। जब ये कोण थीटा हो जाएगा ये वाला, तो अब कैसे हम लोग इस जो घटक है उनको डिवाइड करेंगे कंपोनेंट को, उसको देख लीजिए। तो देखिए क्या होगा कि ये थीटा है, ये वाला कोण, ये कोण थीटा है हमारा। तो और ये कोण भी थीटा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है तो इसके कारण पास में कास, तो ये n cos थीटा जाएगा। तो n cos थीटा इस mg को बैलेंस करेगा। और इधर वाला घटक ये n sin थीटा इधर को जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये जब आगे की ओर त्वरण से जाएगा तो चूंकि न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो ये जब आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर इसलिए जा रहा है कि ये पिंड इस पर बल लगा रहा है और उसके कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो आगे की ओर जाएगा। तो ये भी इस पर पीछे की ओर एक आभासी बल लगाएगा जिसको स्यूडो फोर्स कहा गया। स्यूडो फोर्स में लगेगा आभासी बल। आगे त्वरण ए है तो पीछे की ओर भी ये एक बल लगाएगा जिसको स्यूडो बल कहते हैं। वो जितना बल आगे की ओर लगेगा उतना ही पीछे की ओर लगेगा। तो यमे देखिए लिखा है। तो अब इन्हीं सब कंपोनेंट को बैलेंस कर लें तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, अजड़त्वीय फ्रेम के लिए क्या है कि n sin थीटा इक्वल टू ये ma के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है, और n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा तो n cos थीटा इक्वल टू mg हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। तो n कट जाएगा और m कट जाएगा, तो a/g होगा साइन थीटा बटे cos थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर a/g हो जाएगा, तो a बराबर g tan थीटा हो जाएगा। तो 62 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि टू ब्लॉक A एंड B ऑफ masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string। कह रहा है दो द्रव्यमान है, एक m है और दूसरा 3m है। ये भारहीन और बिना खींचने वाली, मतलब ये खींच के बड़ी तो होगी लेकिन ऐसा नहीं खींचेगी कि वो वापस फिर से अपनी सामान्य स्थिति में ना आए, इतनी ज़्यादा नहीं खींचेगी। तो इन एक्सटेंसिबल मतलब जितना खींचना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं खींचेगी कि ये बड़ी हो जाए। तो इस प्रकार की स्ट्रिंग है जिसका द्रव्यमान भी नहीं है और इतना भी नहीं खींचेगी कि ये अपनी पुरानी स्थिति में ना आ पाए। कह रहा है द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। पूरे सिस्टम को एक बिना द्रव्यमान वाली स्प्रिंग से बांध दिया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट आर रेस्पेक्टिवली। अगर इसको काट दिया जाए स्ट्रिंग को, यानी धागे को या रस्सी को जो भी है, तो अगर हम काट देंगे तो कह रहा है कि ये किस त्वरण से यानी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए m और 2m दोनों के लिए हम लोग इसमें जो बल लग रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिर से ध्यान से फिगर्स को देखिए। यहाँ पर देखिए m जो है 3m के साथ एक रस्सी से बंधा है, ये रस्सी है, जबकि 3m एक स्प्रिंग से बंधा है, स्प्रिंग से। तो ध्यान दीजिए स्प्रिंग का बल नियतांक होता है k, तो F इक्वल टू kx होता है। इसके लिए बल का काम कौन करता है? kx। और ये चूंकि रस्सी है तो इसके लिए बल का काम कौन करेगा? तनाव T। तो ध्यान देना है, इसमें ऊपर जो बल लगेगा उसको T लिखेंगे, इसमें ऊपर जो बल लगेगा उसको kx लिखेंगे, क्योंकि F इक्वल टू
kx होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि स्प्रिंग का बल जो है kx होता है, उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए यम नीचे था और स्प्रिंग बंधी थी, तो स्प्रिंग का तनाव ऊपर की ओर काम कर रहा है और इसका भार mg नीचे की ओर। इसमें क्या है, ये ऊपर स्प्रिंग बंधी थी, तो स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल उसको कह सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग बढ़ेगी, अब इसको ऊपर की ओर ले जान, इसके द्रव्यमान के कारण खींच जाएगी, लेकिन इसको ऊपर खींचना चाहेगी, तो जो बल लगता है उसको kx कहते हैं। और इस पर जो है दो प्रकार के बल लगेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ गलती हो जाएगी। एक तो ये यम से रस्सी से बंधा है, तो रस्सी वाला तनाव नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि इससे तो दूर की ओर बनेगा। जिस पिंड का रेखाग्राम बनाते हैं डायग्राम, उससे हमेशा दूर की ओर इन बलों को दिखाते हैं, जो कंपोनेंट वाले बल होते हैं हमेशा दूर की ओर होते हैं। ध्यान दीजिए, तो चूंकि ये रस्सी बांध के हमने यम लटकाया है 3m में, तो रस्सी का तनाव नीचे की ओर लगेगा T और इसका भार 3mg नीचे की ओर। अब इन्हीं को बराबर कर लीजिए। यहाँ देखिए गलती ना हो जाए, तनाव और 3mg दोनों काम करेंगे, तो ये kx इक्वल टू हो जाएगा T प्लस 3mg, जो ऊपर को है नीचे वालों के दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। इसमें T बराबर mg हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, kx इक्वल टू 3mg और mg 4mg हो जाएगा। तो जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, अब देखिए अगर रस्सी को यहाँ से काट देंगे तो क्या होगा, रस्सी में तनाव खत्म हो जाएगा, तो T इक्वल टू हो जाएगा 0। जब T 0 हो जाएगा, देखिए रस्सी काटी गई है, ध्यान दीजिए 3m वाला मास ऊपर जुड़ा था, ये यहाँ रस्सी काटी गई है, तो केवल ये m वाला गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। तो अब जब रस्सी काट दी गई, तो अब इस पर केवल 3mg काम करेगा, क्योंकि रस्सी का तनाव तो 0 हो गया, और इस पर mg काम करेगा, और ऊपर रस्सी का तनाव 0 हो गया, तो ऊपर कुछ भी नहीं काम करेगा, और ये नीचे की ओर AB त्वरण से गिरने लगेगा, क्योंकि ये B वाला पिन गुटका था, तो B लिख दिया है AB। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए चूंकि स्प्रिंग बंधी है, तो स्प्रिंग अब हल्का हो जाएगा भार, क्योंकि ये वाला तो रस्सी काट दी गई, तो अब पहले 3mg और mg भार लग रहा था, अब mg घट जाएगा, तो ये ऊपर की ओर स्प्रिंग इसको खींचेगी, तो A ऊपर की ओर रहेगा, मतलब A गुटके के कारण जो त्वरण होगा वो ऊपर की ओर रहेगा, तो इसको ध्यान देना है। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये जब ऊपर की ओर इसमें त्वरण लाएगा, इसमें नीचे की ओर लाएगा, अब ये पिंड बन गए हैं, अब इनका रेखाग्राम के आधार पर हम लोग बना लेते हैं। तो अब देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये ज्यादा है, तो kx ज्यादा में कम घटाना, kx माइनस 3mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, यम ए लिख देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए, अब अगर हम ए लिखना हो, ए इक्वल टू, तो ये हो जाएगा kx माइनस 3mg अपान, ये 3 था, 3mg था, तो 3ma हो जाएगा, तो 3m यहाँ नीचे चला जाएगा, तो 3m नीचे चला गया, तो ये a हो गया बर इक्वल टू kx बराबर 4mg हमने ऊपर निकाला था, तो 4mg माइनस 3mg अपान 3m हो जाएगा। अब ये हो जाएगा mg अपान 3m इक्वल टू, m से m कट जाएगा, तो g/3, यानी AB के लिए कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। AA के लिए ये g/3 होगा, लेकिन अगर AB की बात करें तो AB के लिए ये देखिए यम AB बराबर कितना होगा, mg, क्योंकि टेंशन तो और कुछ है नहीं, तो यम से यम कट जाएगा, तो AB के लिए g हो जाएगा, भाई AB के लिए g लिख दिया। तो AA के लिए मतलब A वाले पिंड का त्वरण कितना होगा, g/3, और B वाले पिंड का त्वरण g होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 63 का देखिए डी सही होगा, जी और ये ए वाला g/3 और g। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बैलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a। कह रहा है एक बैलून है, गुब्बारा है जिसका द्रव्यमान m है, वो नीचे की ओर है। डिसेंडिंग का मतलब नीचे आना, असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना। तो नीचे की ओर जा रहा है, कितने त्वरण से? a त्वरण से, और ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से कम है, क्वेश्चन में बता रहा है। तो कह रहा है हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। तो कह रहा है कि इस बैलून का कितना द्रव्यमान कम कर दिया जाए कि ये a त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे, नीचे जाने की बजाय। ये हमसे पूछ रहा है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हमको बता रहा है बिल्कुल वैसे करते चले जाएंगे। तो पहले बैलून नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका mg नीचे की ओर काम करेगा, और ऊपर की ओर हवा का एक अपथ्रस्ट ऊपर की ओर उत्प्लावन बल काम करेगा, जिसको F लिखा गया है। और ये नीचे की ओर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। अब क्या होगा, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m0 कम कर दिए, तो अब इस पर भार नीचे की ओर कितना काम करेगा, m-m0 g। अब ये कह रहा है कितना भार कम कर दो कि ये ऊपर की ओर जाने लगे, तो ये ऊपर की ओर जाने लगा, तो इतना भार नीचे की ओर काम करेगा, अपथ्रस्ट ऊपर की ओर काम करेगा, और ये अब a त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगा। अभी अगर फिगर हमारे बन के क्लियर बना लिए तो कुछ है ही नहीं, आराम से निकल आएगा। तो अब देखते हैं। तो कह रहा है कि लेट F बी द अपथ्रस्ट ऑफ द एयर। जो F है ये बल, ये ऊपर की ओर उत्प्लावन बल है एक तरह हवा के द्वारा। एज द बैलून इज डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन a। अब अगर जो है a त्वरण से ये बैलून यानी गुब्बारा नीचे की ओर जा रहा है, तो mg ज़्यादा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो mg माइनस f हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ma के। अब देखिए, अब अगर इसका कुछ भार कम कर दिए जाए, मान लीजिए m0 कम कर दिए, तो कह रहा है लेट मास m0 बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलून सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। अब कह रहा है अगर m0 इसका द्रव्यमान कम कर दिया गया और ये ऊपर की ओर जाने लगा तब फार्मूला क्या बनेगा, ऊपर को जाएगा तो f ज़्यादा होगा, तो f में से इसको घटाएंगे, तो f माइनस m0 g बराबर हो जाएगा ma के, और m कितना है, m माइनस m0, और ब्रैकेट के बाहर a हो जाएगा। तो ये अब इसके अंदर अगर हम गुणा करें तो आ जाएगा f माइनस mg प्लस m0g बराबर ma माइनस m0a। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया गया, एडिंग। तो हमको क्या मिलेगा जोड़ने पर, आप जोड़ करके देखिए, तो प्राप्त हो जाएगा m0g बराबर 2ma माइनस m0a। तो ये हो जाएगा m0g प्लस m0a बराबर 2ma, यानी m0 कॉमन हो गया, g प्लस a आ जाएगा, अंडर बराबर हो जाएगा 2ma, यानी m0 बराबर 2ma अपान a प्लस g। इतना द्रव्यमान अगर घटा दिया जाए तो ये पिन गुब्बारा ऊपर की ओर जाने लगेगा। 64 का ये विकल्प हमारा सही है। कैलकुलेशन है तो इसको आप कर लीजिए, जो कैसे किया जाएगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 blocks with mass m 2m and 3m are connected by string। एक डोरी से m 2m 3m द्रव्यमान के जो है गुटकों को कनेक्ट कर दिया है। कह रहा है सोन इन फिगर आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड। इन पर एक ऊपर की ओर F बल लगाया जाता है, देखिए तीर द्वारा दिखाया गया है, ऑन ब्लॉक m, इस m द्रव्यमान पर। तो कह रहा है द मास मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v। तो ये ऊपर की ओर एक नियत वेग v से, नियत चाल v से जाने लगता है। तो कह रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये नियत चाल से ऊपर की ओर जा रहा है तो 2m वाले
पिंड पर या 2m वाले गुटके पर कितना बल लगेगा, नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स देखिए, तो वैसे ही T इसमें ऊपर की ओर लगेगा और 2mg नीचे की ओर लगेगा। इस पर सब पर बना लेते हैं और फिर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि एस ऑल ब्लॉक आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब ध्यान दीजिए कि यहीं पर पूरा खेल है, गलतियां ही हो जाती। जब नियत चाल से ऊपर की ओर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब वेग नियत चाल और ऊपर की ओर मतलब दिशा निर्धारित है, तो जिस चाल की दिशा निर्धारित है उसको हम वेग कह सकते हैं। तो नियत वेग से कह देंगे ऊपर है तो कोई बुराई नहीं, ऊपर जा रहा है। तो जब कोई वस्तु नियत वेग से जाती है तो उसमें त्वरण तो होता नहीं, क्योंकि त्वरण का मतलब है वेग परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा तो त्वरण 0 है और बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो जब त्वरण 0 है तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो F भी 0 हो जाएगा, क्योंकि M में जब त्वरण का गुणा करेंगे तो 0 रखेंगे तो बल भी 0 होगा। तो वही कह रहा है एस ऑल ब्लॉक्स आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जैसा हमको पता है कि सारे पिंड नियत चाल से गति कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज 0, तो त्वरण 0 होगा। सो नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज 0। इसलिए जितने भी हमारे पास पिंड हैं सब पर जो फोर्स है वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि सब तो नियत वेग से ऊपर की ओर जाएंगे। तो 65 का सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 65 का सी वाला ऑप्शन। तो 65 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। अब आगे अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।